हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं इनकम टैक्स के कुछ बेसिक्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो स्पेशली होगी बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है। आपका जो इनकम टैक्स एंड ऑडिट एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर इनकम टैक्स एंड ऑडिट दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन पेपर इन दोनों का एक ही दिन होता है। जो टोटल मार्क्स होता है एग्जाम का वो होता है 75 मार्क्स का, जिसके अंदर उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट इनकम टैक्स, एक पार्ट ऑडिट। जो इनकम टैक्स होता है वो होता है 50 मार्क्स का और जो ऑडिट होता है वो होता है 25 मार्क्स का। तो टोटल मिला के आपका पेपर 75 मार्क्स का हो जाता है। यानी कि मैं इसको दो पार्ट में बांट दूंगा। आपका एक पार्ट तो बनेगा 75 मार्क्स का, जिसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक होगा 50 मार्क्स और एक होगा 25 मार्क्स। क्या सर इन दोनों का पेपर एक साथ देना होता है? जी यस, आप दोनों को इन दोनों का पेपर एक साथ देना होगा, एक ही दिन पर दोनों का पेपर होगा। क्या सर अलग अलग टाइम मिलता है? जी, आपको इनकम टैक्स को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं पूरे 2 आवर्स और ऑडिट को करने के लिए मिलता है 1 आवर। सर ये कैसे होता है? सर पहले इनकम टैक्स कर सकते हैं कि पहले ऑडिट कर सकते हैं? पहले आपको इनकम टैक्स अटेम्प्ट करना होगा, उसके बाद ठीक 2 घंटे के बाद आपको नई आंसर शीट मिलेगी, उस आंसर शीट में आपको ऑडिट अटेम्प्ट करना होगा। सर क्या मैं आगे पीछे कर सकता हूं, पहले ऑडिट कर लूं बाद में इनकम टैक्स? जी नहीं, आपको पहले इनकम टैक्स करना होगा 2 घंटे के अंदर, जो आपको 50 मार्क्स की वेटेज रखता है। उसके बाद आपको ऑडिट अटेम्प्ट करना होगा जो कि 25 मार्क्स की वेटेज रखता है। सर ये दोनों सब्जेक्ट थ्योरी हैं कि प्रैक्टिकल हैं? तो लेट बी क्लियर, आपका जो ऑडिट का सब्जेक्ट है वो थ्योरी है, जो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। यानी कि ऑडिट में 25 मार्क्स के अंदर सिर्फ थ्योरी पूछी जाएगी, लेकिन याद रखना थ्योरी को थ्योरी की तरह नहीं लिखना होता। थ्योरी को लिखने के लिए तरीके होते हैं, उसके लिए कुछ ग्राफ्स बनाए जाते हैं, कुछ डायग्राम्स बनाए जाते हैं, उसको कुछ पॉइंट्स के अंदर बनाया जाता है जिससे कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। आते हैं इनकम टैक्स की तरफ। सर इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स है आपका, एक आपका ऑडिट है। एक ऑडिट को अगर मैं साइड करता हूं, सिर्फ इनकम टैक्स की बात करके चलते हैं, तो इनकम टैक्स के एग्जाम के अंदर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और थ्योरी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। सर ज्यादा कौन से आते हैं? ज्यादा का कुछ नहीं है, नॉर्मली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा होती है, थ्योरी क्वेश्चन थोड़े से कम होते हैं। क्लियर? आई होप आपको एक बेसिक क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये टोटल आपका 3 आवर का पेपर होता है, 75 मार्क्स। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स से पहले हम स्टार्टिंग में जाएंगे कि बेसिकली टैक्स क्या होता है। देखते हैं टैक्स क्या होता है। तो टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज imposed by गवर्नमेंट ऑन इनकम, कमोडिटी एंड एक्टिविटी। दोबारा देखते हैं, टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज imposed बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, कमोडिटी एंड एक्टिविटी। अब सर फाइनेंशियल चार्ज का मतलब क्या होता है? सर फाइनेंशियल चार्ज का मतलब होता है कि जो इनकम टैक्स आपको पे करना है या कोई भी टैक्स आपको पे करना है तो वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। सर क्या काइंड में अलाउड होता है? नहीं, काइंड में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। तो फाइनेंशियल चार्ज का मतलब हुआ इट इज इन मॉनेटरी टर्म्स। सर लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपना टैक्स नहीं जमा कराया, इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे घर पे आया, कहता है सर आपका टैक्स बनता है। मैंने कहा अच्छा सर, भूल गया था मैं तो जमा कराना। इनकम टैक्स वाले ने बोला सर अपना टैक्स अभी के अभी जमा करा दो, इंटरेस्ट से बच जाओगे सर, पेनल्टीज नहीं लगेगी आपके ऊपर। मैंने कहा अच्छा सर ऐसी बात है, तो एक काम करो, अभी मेरे पास पैसे तो है नहीं, ये लो सर मेरी घड़ी ले जाओ। सर क्या इनकम टैक्स ऑफिसर मेरी घड़ी को ले जा सकता है? आप कहेंगे सर रियल लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है। सर रियल लाइफ को एक बार साइड रखते हैं, हम चलते हैं एज पर लॉ कि लॉ में क्या लिखा है। लॉ के हिसाब से इनकम टैक्स ऑफिसर मेरी घड़ी नहीं ले जा सकता। वो मुझे क्या बोलेगा? सर अपने पैसे को या तो बैंक थ्रू ट्रांसफर करो या फिर कैश पे पे करो। यानी कि काइंड के अंदर टैक्सेस आर नॉट अलाउड। क्लियर? ठीक। तो टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज, दैट मींस इट इज अ मॉनेटरी चार्ज नॉट टू बी पेबल इन काइंड। इम्पोज्ड बाय, सर किसने लगाया? सर इम्पोज का मतलब तो लगाना होता है, मैं बोलूंगा इम्पोज का मतलब होता है थोपना। सर थोपना कैसे? सर थोपना इसलिए क्योंकि वो आपके ऊपर जबरदस्ती लगाया जाता है। सर जबरदस्ती से आपका क्या मतलब है?
क्या अगर हम चाहें तो इनकम टैक्स ना जमा कराएं या कोई टैक्स ना जमा कराएं तो चलेगा? जी नहीं। अगर आपको टैक्स जमा कराने के लिए बोला है तो आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। दैट मीन्स ये आपके पास ऑप्शनल नहीं है, ये आपके ऊपर मैंडेटरी है कि आपको जमा कराना ही कराना पड़ेगा। क्लियर है? तो फाइनेंशियल चार्ज यानी एक मॉनेटरी चार्ज है जो आपके ऊपर लगाया गया है, किसके द्वारा? बाय गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट होती है दो तरीके की। पहली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सर टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज, मॉनेटरी चार्ज इम्पोज्ड बाय, लगा दिया, किसने लगाया आपके ऊपर? सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया और कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया। ऑन किसके ऊपर लगाया? इनकम के ऊपर लगाया। सर इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे इनकम टैक्स। और किस किस चीज के ऊपर लगाया? सर कमोडिटी के ऊपर भी लगाया और एक्टिविटी के ऊपर भी लगाया। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, और एक्टिविटी कुछ करना, एक्टिविटी को क्या बोलेंगे हम? सर एक्टिविटी इज बेसिकली सर्विसेज। कमोडिटी और एक्टिविटी के ऊपर जो टैक्स लगाया, कमोडिटी और एक्टिविटी को हमने और क्या बोला? सर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगाया उसका नाम दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जीएसटी। आई होप आपको टैक्स का बेसिक क्लियर है कि टैक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक, ठीक है, अब हम टैक्स के अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अब टैक्स ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखते हैं सर, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। सर डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन, जिसको पे करने का जो बर्डन होता है ना, वो पेयर के ऊपर पड़ता है। और सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें पे करने वाले की जेब पर उसका बर्डन नहीं पड़ता। सर समझ नहीं आया, थोड़ा एग्जाम्पल देके बताओ। देखते हैं एग्जाम्पल। मैं एक जगह पर जॉब करता था, जॉब करने के बदले मैंने वहां पे काम किया, पूरा दिन लगे रहते हैं अकाउंटिंग एंट्री मारते और पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। उसके बदले में महीने के लास्ट में वो लोग आके मेरे को कुछ पैसा देते हैं, जिसको मैं सैलरी बोलता हूँ। वो सैलरी मैंने उनसे ली, लेट से मेरी 50,000 रुपये सैलरी थी। गवर्नमेंट ने बोला, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, गवर्नमेंट ने बोला इस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। मेरे पास 50,000 रुपये आए थे, उसका 30% यानी कि 15,000 रुपये मैंने गवर्नमेंट को जमा करा दिए। मैंने अपनी 50,000 की कमाई में से, अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे निकाल कर गवर्नमेंट को जमा कराए। वो पैसे कमाए मैंने थे, गवर्नमेंट को दिए मैंने, इसलिए इसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? यानी कि इसका बर्डन किसके ऊपर पड़ा है? पेयर के ऊपर। मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूं तो मैं कौन हूं? पेयर। पेयर के ऊपर जब बर्डन पड़ता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स को देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसको जो जमा कराता है ना गवर्नमेंट को, अपनी जेब से नहीं जमा कराता, किसी और से लेता है और फिर आगे जमा करा देता है। एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स जब आप छोटे छोटे से ना, इतने इतने से, तब से आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स जमा करा रहे हैं। सर हम कैसे जमा करा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स? देखते हैं। जब आप छोटे थे, याद करो, आप जाते थे दुकान पर सामान लेने और आप कहते थे मुझे तो ये टॉफ़ी चाहिए, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे मैगी चाहिए। आपने ये जितना भी सामान खरीदा उसके ऊपर आपने देखा होगा MRP लिखा होता और उसमें लिखा होता इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। सर वो कौन से टैक्स होते हैं? वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? आज की डेट में उसको जीएसटी बोला जाता है बेसिकली, और पहले उसको एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडिड टैक्स, है ना, ये सब बोला जाता था, सर्विस टैक्स। राइट? ठीक है। तो यानी कि हम सर बचपन से टैक्स जमा कराते आ रहे हैं। क्या आप गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराने गए? नहीं गए। आप लोग गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराने नहीं गए। आपने वो टैक्स के पैसे किसको दे दिए? सर आपने उसको दे दिए जिससे आपने सामान खरीदा था। अब वो पर्सन आगे जमा कराएगा गवर्नमेंट को वो टैक्स। क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं। आप लोग मैकडी जाते हैं, जैसे आप लोग मैकडी जाते हैं, आप कहते हैं बर्गर देना सर, ये 25 रुपये वाला 30 रुपये वाला बर्गर दे दो। वो जैसे ही देता है उसमें वैल्यू बढ़ा देता है उसकी। जब आपके पास बिल आता है आप कहते हो ये वैल्यू किस चीज़ से बढ़ गई? वो कहता है देखो इतने की तो कॉस्ट है, इसके ऊपर इतने रुपए का जीएसटी लग गया। क्या वो जीएसटी का पैसा आप गवर्नमेंट को जमा कराने गए? नहीं गए। वो जीएसटी का पैसा उस मैकडी वाले ने आपसे लिया और आगे गवर्नमेंट को जमा करा दिया। दैट मीन्स पेयर कौन है?
पेयर है मैकडी वाला, क्या उसने अपनी जेब से पे करा? नहीं, उसने आपसे वो पैसा लिया और उसको आगे पे कर दिया। दैट मीन्स यहां पर जो बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ा? सर कंज्यूमर के ऊपर पड़ा। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में बर्डन पड़ता है पेयर के ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन पेयर से शिफ्ट होकर कंज्यूमर या फिर कस्टमर के ऊपर पड़ जाता है। क्लियर है दोनों? ठीक, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है इसमें। ये कहते हैं इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। इसमें बोलते हैं इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। सर इंसिडेंस तो पड़ा यहां पर मैकडी के ऊपर और इंपैक्ट पड़ा आपके ऊपर जिसने सामान खरीदा था। क्लियर? ये बोलते हैं एसएससी हिमसेल्फ बियर सच टैक्सेस। सर जो पैसा कमाने वाला है वही टैक्सेस को पे कर रहा है, वही टैक्सेस को बियर कर रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स रिकवर कर लिया। किससे? सर टैक्स रिकवर कर लिया जिसने उस सामान को खाया, यूज किया, उससे हमने रिकवर कर लिया। क्लियर? आगे डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है सर इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। क्लियर? तो जीएसटी आता है, कस्टम ड्यूटी इसके अंदर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप ज़्यादा इनकम कमाओगे वैसे ही आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और ज़्यादा रेट से देना पड़ेगा। अगर कोई इंसान कम पैसा कमाता है तो हो सकता है उसको टैक्स ही ना देना पड़े, थोड़ा सा ज़्यादा कमाता है हो सकता है उसको 5% या 20% टैक्स देना पड़े, ज़्यादा पैसा कमाएगा तो हो सकता है उसको 30% टैक्स देना पड़े। यानी कि इनकम टैक्स का नेचर जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता जाता है। क्या सर इनडायरेक्ट टैक्स में भी ऐसा होता है? नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स में चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे एक बड़ा आदमी हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, दोनों को बराबर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक। तो आप मैगी का पैकेट लेके आते हो तो 12 रुपए का पैकेट आता है, चाहे वो बच्चा लेके आए चाहे वो करोड़पति लेके आए, वो पैकेट 12 रुपए का ही रहता है। क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। सर हमने देखा दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। अब इन टैक्सेस को रेगुलेट करने के लिए कुछ बॉडीज बनाई गई इंडिया के अंदर। डायरेक्ट टैक्स को जो रेगुलेट करते हैं उसको बोलते हैं हम CBDT, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने के लिए जो बनाया गया उसको बोला CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। पहले कभी ये CBEC हुआ करता था जब तक जीएसटी नहीं आया था, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। बट जैसे ही जीएसटी आया तो इन्होंने एक्साइज एंड कस्टम को हटा के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम नाम कर दिया। तो ये दोनों बॉडीज हैं जो इनको रेगुलेट करती हैं, यानी कि इसमें कुछ भी चेंजेस आता है तो इन दोनों बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस चेंजेस को देखना, चेक करना और इंप्लीमेंट करवाना। ठीक, तो हमने अभी तक क्या देखा? टैक्स क्या होता है ये हमने देख लिया। टैक्स कितने तरीके के होते हैं ये भी हमने देख लिया। अब हम सोचते हैं सर ये टैक्स देना क्यों है? सर मैंने पैसा कमाया, मैं क्यों टैक्स दूं गवर्नमेंट को? कंसेप्ट है ना, मैंने पैसा कमाया, मैं गवर्नमेंट को क्यों टैक्स दूं? हो सकता है कई बार ना 30% टैक्स देना पड़ जाता है। सर आप केबीसी में खेलने गए, वहां से आप पैसा जीत के आए, जैसे ही पैसा जीत के आए इनकम टैक्स वाले ने बोला अरे सर मुबारक हो, आपके घर में तो इनकम हुई है। आप कहते हो मेरे पास कहाँ इनकम हुई है? वो कहते हैं टैक्स वाले कहते हैं सर हो ही तो है, आप 1 करोड़ रुपए जीत के आए हो। आप कहते हो हाँ मैंने जीता, अपनी मेहनत से जीता। वो कहते हैं तो सर एक काम करो, इसका 30% हमको दे दो। अब मैं जीता तो था 1 करोड़ रुपए, मैंने तो बोला मैं करोड़पति हो गया, 30% गवर्नमेंट ले गई, क्या मैं करोड़पति रहा? नहीं सर, मैं तो लखपति हो गया, 70 लाख रह गए मेरे पास। तो इसका मतलब टैक्स क्यों ले रही है गवर्नमेंट? क्यों देना है आपको टैक्स? पहले हमने पढ़ लिया था कि इनकम टैक्स होता है, जो टैक्स होता है वो आपको अपनी मर्जी से नहीं देना होता। सर गवर्नमेंट आपसे मांगती है तो आपको मैंडेटरी है, आपके लिए कंपलसरी है उसको पे करना, तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन अब चल रहा है कि हम टैक्स क्यों देंगे? हम टैक्स इसलिए देंगे क्योंकि हम यहाँ अपने घर से निकलकर बाहर जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, हम इस रोड के थ्रू जाते हैं। क्या रोड को बनाने का पैसा आपने दिया? नहीं दिया, लेकिन आप फिर भी रोड पे जाते हो। कहीं जाम मिलता है, आप कहते हो यार यहाँ पे फ्लाईओवर होना चाहिए, क्या वो फ्लाईओवर बनाने के पैसे आपने दिए? नहीं दिए। आप कहते हो कुछ भी गड़बड़ होती है 100 नंबर पे फ़ोन मिला के पुलिस को फ़ोन करते हो, क्या पुलिस को सैलरी देते हो आप? नहीं देते। आपको कोई प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाते हो अपना इलाज कराने, क्या वहाँ के डॉक्टर्स को आप पैसे देते हो? नहीं देते। दैट मीन्स आप इस देश में रहते हो और इस देश की सर्विसेज को यूज करते हो, इसीलिए आपको टैक्स देना पड़ता है। आप बोलते हो आतंकवादी हमला हुआ, हमारे फौजी लोग यहाँ पे गए, फौजी लोग वहां पे गए, फौजियों ने ये किया, उन फौजियों की सैलरी क्या आपने दी?
नहीं, आप डायरेक्टली नहीं दे रहे। यानी कि आप क्या करते हो, इसीलिए गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आपने जो कमाया उसका कुछ पैसा हमें दो और हम इस देश को चलाने में उस पैसे को यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक, तो इसीलिए मेरे को टैक्स देना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। लेकिन याद रखना, टैक्स उन्हीं से लेते हैं जो लोग इनकम कमाते हैं, जो इनकम ही नहीं कमाते उनसे कैसा टैक्स, है ना। ये हम बात करें डायरेक्ट टैक्स के कंसेप्ट में। बट अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो सर कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेगा तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी वगैरह। क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब सर टैक्स तो हमें क्लियर हो गया, टैक्स क्या होता है, टैक्स कब जमा कराना है वो भी क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज बताता हूं, आपके कोर्स में जीएसटी नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स है, जिसके अंदर आपका इनकम टैक्स आता है। ठीक, सर टैक्स जमा कराना है मेरे को। हाँ सर, आपको टैक्स जमा कराना है। कब जमा कराना है, कौन से ईयर का जमा कराना है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स क्या होता है, तो इनकम टैक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी सर? इनकम टैक्स इज अ टैक्स पेबल ऑन इनकम अर्न बाय असेसी। असेसी वो होता है जिसको टैक्स जमा कराना होता है। तो इनकम टैक्स क्या हुआ सर? आपने जो इनकम कमाई उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है और उस टैक्स को आपको जमा कराना है। क्लियर? इनकम टैक्स कौन से ईयर का जमा कराना होता है देखते हैं। इसके अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, डेफिनेशन में बाद में आएंगे, पहले एक नॉर्मल कंसेप्ट से समझ के देखते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या हुआ। ठीक है, अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्या हुआ। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले आता है। सर असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो प्रीवियस ईयर के बाद में आता है। सर ये क्या बात हुई? प्रीवियस ईयर वो होता है जो असेसमेंट ईयर से पहले आता है, असेसमेंट ईयर वो हुआ जो प्रीवियस ईयर के बाद आता है। याद है बचपन में हम ऐसे ही खेलते थे कि तू कहाँ रहता है? अपने उस दोस्त के घर के सामने, और तेरा दोस्त कहाँ रहता है? मेरे घर के सामने। दोनों कहाँ रहते हो? आमने सामने। क्या हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर? नहीं सर, ये तो नहीं लिख सकते। यानी कि हमें एटलीस्ट एक तो पता होना चाहिए क्या होता है, दूसरे के लिए हम लिख सकते हैं कि इसके बाद में आता है या पहले आता है। देखते हैं क्या होता है। ये देखो क्या होता है, जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो, जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में आप टैक्स को जमा कराते हो गवर्नमेंट को, उस ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। यानी कि जिस ईयर में इनकम कमाओगे वो ईयर क्या कहलाएगा? प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में टैक्स जमा कराओगे दैट इज असेसमेंट ईयर। सर ये क्या मतलब होता है इसका? असेसमेंट का मतलब होता है असेस करना। असेसमेंट का मतलब होता है असेस करना, असेस का मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो सर इस ईयर में हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स को और जमा कराते हैं। एक बार देखते हैं डेफिनेशन से, आपको क्लियर होगा बेसिकली कि क्या फंडा है ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का। नॉर्मली याद रखना, जिस ईयर में इनकम कमाई थी दैट इज प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में उस इनकम पे टैक्स निकाल रहे हो और जमा करा रहे हो दैट इज असेसमेंट ईयर। देखते हैं, लिखा है असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। सर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है असेसमेंट ईयर और पूरे कितने महीने का पीरियड होता है? 12 महीने का पीरियड होता है। इट इज द ईयर जस्ट आफ्टर द प्रीवियस ईयर। सर ये प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर होता है। इन विच इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स। जो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई थी उस पर टैक्स देना होता है। ये बोलते हैं असेसमेंट ईयर 1920 इज द ईयर विच कमेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2020। तो इनकम ऑफ एन एसएससी अर्न इन द प्रीवियस ईयर 1819 इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर 1920। यानी कि 18-19 में जो आपने इनकम कमाई थी उस पर आपको 19-20 के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है सर एक चीज बताओ, 18-19 में इनकम कमाई तो 18-19 में क्यों नहीं टैक्स देता?
क्योंकि आपको जो टैक्स पे करना होता है ना, वो पूरे साल की इनकम पर पे करना होता है। एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की इनकम पे आपको टैक्स पे करना होता है। अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को ही आप लोग अपना टैक्स नहीं जमा करा सकते। क्यों? क्योंकि 31 मार्च की रात होने तक आपको नहीं पता कि आपने कितनी इनकम कमाई है। क्लियर? जब मेरा बिजनेस क्लोज हो जाएगा उसके बाद ही तो पता चलेगा मैंने पूरे साल में कितनी इनकम कमाई। और सर उस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि डे के डे लास्ट में 31 मार्च को बैठ के मैं सारा इनकम टैक्स भी बना लूँ कि कितना पैसा मैंने कमाया। सर पूरी कैलकुलेशंस होती हैं। आपको पता है बड़ी कंपनीज के अंदर तो बैलेंस शीट, P&L अकाउंट भी बनते हैं, और वो तो बनते ही तब हैं जब 31 मार्च खत्म हो जाती है। यानी कि आप ड्यूरिंग द ईयर तो इनकम टैक्स नहीं जमा करा सकते। क्यों? क्योंकि आपको इनकम ही नहीं पता। एक कंसेप्ट होता है एडवांस टैक्स का, उसको अभी के लिए हम नहीं छेड़ रहे, उसको हम साइड रख रहे हैं। नॉर्मल कंसेप्ट के हिसाब से 12 महीने में आपने जो इनकम कमाई, आपको एग्जैक्ट इनकम तब पता चलती है जब वो पूरे 12 महीने खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही 12 महीने खत्म हुए आप अगले साल में पहुंच जाते, अगले फाइनेंशियल ईयर में पहुंच जाते। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पहुंच गए, अब आपसे कोई बोलेगा टैक्स जमा कराओ, तो आपके पास एक कंप्लीटेड ईयर चाहिए पूरे 12 महीने का जिसमें आपने इनकम कमाई। तो असेसमेंट ईयर, आप अप्रैल में खड़े हो तो आपके पास जो कंप्लीट ईयर है वो कौन सा है? सर वो पिछले अप्रैल से मार्च तक का ईयर। आज मैं 1 अप्रैल को खड़ा हूं या 2 अप्रैल को खड़ा हूं, मेरे से कोई बोले एक 12 महीने वाला टैक्स जमा कराओ, यानी एक फाइनेंशियल ईयर का टैक्स जमा कराओ, क्या जिस ईयर में मैं खड़ा हूं उस ईयर का टैक्स जमा करा सकता हूं? नहीं, क्योंकि मुझे इनकम नहीं पता। मुझे इनकम कौन से ईयर की पता है? जो जस्ट अभी खत्म हुई है। दैट मीन्स उसको क्या बोला मैंने? दैट इज प्रीवियस ईयर। ये कंसेप्ट क्लियर? दोबारा बता दो, आप प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाते हो उस पर प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं जमा करा सकते। उसका रीज़न ये होता है कि सर ईयर ख़त्म ही नहीं हुआ, इनकम ही नहीं पता, तो जमा कैसे कराऊं? तो आप इनकम टैक्स तब जमा कराते हो जब वो पूरा ईयर ख़त्म हो जाता है। क्यों? आगे चलते हैं। सर क्या क्या होता है असेसमेंट ईयर के अंदर? हमने देखा इसका ड्यूरेशन होता है 12 महीने का, है ना, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। रिलेशन क्या होता है प्रीवियस ईयर के साथ? ये इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर के जस्ट आफ्टर आता है ना। जैसे प्रीवियस ईयर खत्म होता है तो कौन सा ईयर आता है? असेसमेंट ईयर। अब इनकम कमा ली, अब टैक्स निकालो और जमा करा दो। आगे चलते हैं। पर्पस क्या होता है सर इनकम टैक्स का? इसका कहते हैं इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस एंड टैक्सेबल इन द इमीडिएट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। क्लियर? तो असेसमेंट ईयर आपको क्लियर हो गया क्या होता है? प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाले ईयर को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर को कैलकुलेशन ईयर बोलते हैं। उस ईयर में आप इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हो और गवर्नमेंट को जमा करा देते हो। ठीक, आगे चलते हैं। फिर आता है प्रीवियस ईयर। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। आपके एग्जाम के अंदर 5 नंबर के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। क्लियर? तो आपको ये नहीं लिख के आना असेसमेंट ईयर वो होता है जो प्रीवियस ईयर के बाद होता है, प्रीवियस ईयर वो होता है जो असेसमेंट ईयर के बाद होता है। आपको थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। क्लियर? आगे देखते हैं। प्रीवियस ईयर कहते हैं प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे हम कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर। ये जस्ट असेसमेंट ईयर से पहले आता है। इनकम अर्नड इन अ ईयर इज असेस इन द नेक्स्ट ईयर। जो एक साल में इनकम कमाई है उसको अगले साल कैलकुलेट करते हो और जमा कराते हो टैक्स। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में इनकम कमाई उस ईयर को प्रीवियस ईयर बोलेंगे। एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज असेस इज नोन एज असेसमेंट ईयर। और जिस ईयर में इनकम को असेस करेंगे उसको असेसमेंट ईयर बोल देते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एसएससी टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर। हर किसी को फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना होता है। दिस इज मैंडेटरी, अपनी मर्जी नहीं है सर, मैंडेटरी है। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एज प्रीवियस ईयर ऑफ इनकम टैक्स पर्पस। इनकम टैक्स के पर्पस के लिए आपको यही फॉलो करना है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का मीन मतलब होता है ईयर कमेंसिंग ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल, हैंस इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये 12 महीने का पीरियड होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। क्लियर? ये कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 18-19। अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 है तो आपका प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 होगा और असेसमेंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर 17-18 होगा। ठीक है? ठीक, अब एक डायग्राम बना देता हूं मैं आपके लिए। अब आपने ड्यूरिंग द 18-19 में कितना पैसा कमाया कब पता चलेगा?
सर जब अगला साल शुरू हो जाएगा, है ना, तभी तो पता चलेगा आपने 18-19 में कितना रुपए कमाए। तो 18-19 में जो आपने पैसे कमाए, यानी कि जो आपने इनकम अर्न की ही, उस इनकम पे टैक्स कब निकालूंगा मैं, कैलकुलेट कब करूंगा सर, इस ईयर में। तो इस ईयर में मैं बोलूँगा इसको असेस करने वाला हूँ मैं, है ना। तो इस ईयर को मैंने बोला कि दिस इज प्रीवियस ईयर, यानी कि इस साल में जितना भी पैसा कमाया उस पे टैक्स निकालूंगा अगले साल। तो अगले साल को मैंने बोल दिया असेसमेंट ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्रीवियस ईयर है 18-19, तो आपका असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 19-20। क्लियर। जिन बच्चों के एग्जाम अभी जून में होने थे, जो कि कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है डिले हो जाए या कैंसिल हो जाए, आई डोंट नो कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होने वाली है, बट अगर एग्जाम होते हैं, टाइमली एग्जाम होते हैं, तो आप लोगों के लिए असेसमेंट ईयर जो रहने वाला है वो 19-20 रहने वाला है, और जो प्रीवियस ईयर रहने वाला है वो 18-19 रहने वाला है। क्लियर, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये एसएससी कौन होता है ना, और एसएससी कौन होता है, उसके बाद डेफिनेशन आएगी एक पर्सन कौन होते हैं, और 7 तरीके के पर्सन होते हैं इनकम टैक्स के अंदर जिनको टैक्स जमा कराना होता है। तो उन 7 पर्सन की हम लिस्ट को देखेंगे। क्लियर। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और हमारे पूरे के पूरे लेक्चर्स देखने के लिए प्लीज़ हमारी बीबीसी की एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करें और उस पर देखें हमारे और बाकी टीचर्स के अच्छी सी वीडियोज़।